स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है अभी, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी भी बोलते हैं। आज मैं आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताऊंगा। देखिए, न्यूज तो बहुत आप सुनते होंगे, बहुत सारा फैक्ट्स आपको सामने आता होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो न्यूज आप देख रहे हैं हो सकता है वो आपको फैक्ट्स बताए, या आपको जो फैक्ट्स बताया जा रहा है वो तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो मैं आप लोगों को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो बताऊंगा, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्यों इसे करेंट गवर्नमेंट लाना चाहती है। पूरा बात तो मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूँ, उसका पीछे कुछ रीजन है। बाकी आप लोग समझदार है, आप वीडियो देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। बेनिफिट है कि नुकसान है वो आप पर है, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, डिसाइड करना आप लोगों का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या बोलता है, और ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों है। देश आजाद जब से हुआ है बहुत सारा कंट्रोवर्सी हमारे देश में हुआ है। तो इसमें से एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी आर्टिकल 44, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोला जाता है, उससे रिलेटेड है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंसेप्ट क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंसेप्ट ये है कि एक कॉमन लॉ होगा, जो हम क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए एक है, पूरे देश में क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है, लेकिन जो सिविल मैटर है जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये सब हो गया, एडेप्टेशन हो गया। तो ये सब चीज जितना भी धर्म है वो अपने हिसाब से फॉलो करते, अपना धर्म ग्रंथ के हिसाब से फॉलो करते, रिलीजियस टेक्स्ट का हिसाब से फॉलो करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में है कि आपका जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है या रिलीजियस टेक्स्ट है उससे रिलेटेड कोई भी मैटर सॉल्व नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो बताएगा उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर कोई किसी को मर्डर कर देता है, उसके लिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या पारसी हो, सिख हो, कोई भी हो, उसके लिए एक ही सजा। अंडर सर्कमस्टांसेस वो अलग है, लेकिन मर्डर का सजा एक ही है हर धर्म के लोगों के लिए। उसी तरीके से लेकिन अगर मैरिज में आ जाए, एडप्टेशन में आ जाए, तो जो मैटर है ये पूरा तरीका से अलग से स्पेशल मैरिज एक्ट है, लेकिन उसके अलावा भी जो धर्म ग्रंथ है, रिलीजियस टेक्स्ट है, उसके हिसाब से लोग फॉलो करते हैं अपना जो पर्सनल मैटर है। तो ये तो हो गया आपका जाकर पर्सनल मैटर। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो जिस तरीके से एक मर्डर करने वाला भले वो किसी भी धर्म का हो, उसको एक ही जैसा सजा होगा, उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब आएगा तो वो आपका जाकर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, उसको अपने एक जैसा ही अगर शादी करेगा तो उसको जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा या जो भी ड्राफ्ट आएगा उसका हिसाब से उसे शादी करना पड़ेगा, एडप्टेशन वैसे करनी पड़ेगा, अपना प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरिटेंस, सब कुछ उसको उस कानून का हिसाब से चलना पड़ेगा। अब रिलीजियस टेक्स्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इंडिया में बार बार यही बात उठता है कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड और मल्टी कल्चरल, मल्टी इथनिक देश है। तो यहाँ पर क्या ऐसा कानून पॉसिबल है? क्योंकि इंडिया में अभी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जगह को ले लीजिए, जहाँ पर अभी भी वॉर चल रहा है, यही इथनिसिटी का वजह से समझ लीजिए एक सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, और आज भी बहुत ज्यादा होते रहता है कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट। तो क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है? ये जो अपोनेंट पार्टी है वो ये सब बात उठा रहे, तो क्या सरकार क्या ड्राफ्ट लाएगा? अभी तो ड्राफ्ट तो कुछ आया नहीं है, बस एक कमीशन बैठा दिया गया, वो ड्राफ्ट को कमेटी जो है वो ड्राफ्ट तैयार करेगा, सरकार को देगा, फिर सरकार उसे पार्लियामेंट में लाएगा। वो तो बात का बात है। तो यही चीज सवाल है कि क्या मल्टी इथनिक कंट्री में ये पॉसिबल है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर आपको जानना है तो इसका बारे में हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है। डायरेक्ट दो तरह का राइट्स होता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आऊंगा सीरीज उस पर बताऊंगा। अभी फिलहाल समझ लीजिए दो तरह का राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स तो हर किसी का अधिकार है जो मिलेगा मिलेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ये भी लोगों का हित के लिए बनाया गया, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स लोगों का हित के लिए बनाया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट भी लोगों का हित के लिए बनाया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है वो पूरा एज अ कम्युनिटी, एज अ होल को सपोर्ट करता है, और फंडामेंटल राइट्स है वो ज्यादातर इंडिविजुअल का जो राइट्स है उसे प्रोटेक्ट करता है। जब देश आजाद हुआ तब देश उस स्टेज पे नहीं था जहां पर ये इतना ज्यादा प्रोवोकेटिव या फिर इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल कानून को पूरा देश में लागू कर दिया जाए। ये तो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है डीपीएसपी से कहा जाता है, ये समझ लीजिए सब या तो कंट्री और जितना भी स्टेट है सबको ऊपर छोड़ दिया कि आप अपना हिसाब से, आपके पास जितना रिसोर्सेस है आप अपना रिसोर्सेस के हिसाब से, आप सुटेबिलिटी के हिसाब से, आप जितना सुटेबल है, आपका माहौल जितना सुटेबल है उस हिसाब से आप ये कानून ला सकते हैं। ये कानून क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का कोई भी कानून ला सकते हैं। जिस तरीके से गुजरात स्टेट में चलाइएगा जानवर है, चाहे काव हो, बफलो हो, और जो रम होता है यानी कि शराब होता है वो सब बैंड है। लेकिन दूसरा स्टेट पंजाब ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, ये सब जगह और भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जितना भी स्टेट है वो ले लीजिए, बंगाल है, पंजाब हो गया, ये सब स्टेट में क्या होता है, साउथ इंडिया स्टेट है, तो यहाँ पर दूध देने वाला जो जानवर है, चाहे काव हो, बफलो हो,
इन लोग को स्लॉटर किया जाता है, रम यानी कि शराब आराम से मिल जाता है, कोई भी पाबंदी नहीं है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में इसके बारे में 48 में लिखा हुआ है कि आपको जो इंटॉक्सिकेटेड जो ड्रिंक है उसे बैन करना है, लेकिन ये पूरा देश पे लागू नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट चाहे तो ला सकता है, लेकिन पार्लियामेंट को भी लगता नहीं है कि ये सूटेबल है, तो वो स्टेट के ऊपर है, स्टेट लाता है। कोई स्टेट वो कानून को फॉलो करता है, कोई स्टेट नहीं फॉलो करता है। उसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी में ही आर्टिकल 44 दिया हुआ है। आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसमें ये मेंशन है कि पूरा देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अभी आप बता सकते कौन ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है? गोवा। गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा फ्लॉ है जो मैं अभी आप लोग को नहीं बता सकता क्योंकि उसके ऊपर एक अलग टॉपिक आ जाएगा। फिर इतना बताता हूँ कि उसमें भी कुछ कंडीशन है, पूरा तरीका से यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन मोर और लेस अगर आप गोवा में है तो आपको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से शादी करना पड़ेगा या एडेप्टेशन करनी पड़ेगा। तो अब इसे अब स्टेट के ऊपर ना छोड़कर अब गवर्नमेंट ये चाह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पूरा कंट्री में लागू कर दिया जाए। तो इसके ऊपर डिबेट उठ चुका है, अब लोग इसके ऊपर डिस्कशन चालू कर दिए, कम्युनिटी भी बन चुका है। देखिए इंडिया में जो पर्सनल लॉज है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो या क्रिश्चियन या पारसी पर्सनल लॉ, वो क्या डील करता है? मैरिज को कैसा करके गवर्न करना है, डाइवोर्स कैसा देना है, इनहेरिटेंस को कैसा करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, और भी मैटर जो रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से है। और इंडिया में जो मेजर रिलीजियस कम्युनिटी कौन कौन है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। इन लोग का अपना डिस्ट्रिक्ट पर्सनल लॉ है, उसका हिसाब से जो पर्सनल मैटर उसे डिसाइड करते हैं। देखिए हिंदू पर्सनल लॉ क्या है? हिंदू पर्सनल लॉ आता है हिंदू एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट और कस्टम से ये लिया गया, लेकिन इसमें बहुत सारा फेरबदल किया गया है। जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो ये सब जो रिलीजियस टेक्स्ट एंशियंट उसमें बहुत सारा फेरबदल किया गया है, और मैरिज और डाइवोर्स, और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में किस तरीका से हिंदू जो है वो शादी करेगा, डाइवोर्स देगा, ये पूरा मेंशन है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। फिर 1956 में 1956 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो इनहेरिटेंस से डील करता है। ये इनहेरिटेंस सबसे ही डील नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग का जो इनहेरिटेंस होगा उससे ही डील करता है। देखिए, और हिंदू सक्सेशन एक्ट में सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं आते, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये लोग भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत ही इन लोग अपना जो पर्सनल मैटर है वो डिसाइड करते हैं। मैरिज नहीं, सक्सेशन मैटर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है उसका हिसाब से बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ही काम करते हैं। देखिए, हिंदू वुमेन को इक्वल राइट्स है, जो प्रॉपर्टी उसे मिलेगा अपना पेरेंट्स से, वो जिस तरीका से एक मर्द को प्रॉपर्टी मिलता है, जितना अधिकार है उतना ही अधिकार एक औरत को भी है। मतलब अगर 2 लाख रुपया कोई बाप छोड़कर मरा है तो 1 लाख लड़का को मिलेगा, 1 लाख उसका बेटी को मिलेगा। तो ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, और ये बेस है शरीयत पे, और मुस्लिम पर्सनल लॉ का एप्लीकेशन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये लागू हुआ था 1937 में, जो रेगुलेट करता था मुस्लिम मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस मुस्लिम लोगों में। ठीक है, तो देखिए जब देश आजाद होने से पहले, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो थोड़ा बैकग्राउंड मैं बता दूं आप लोग को, तो वो लोग 1857 में जब जंग मतलब कि एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, और जब एक मास स्केल पे ब्रिटिशर्स लोगों को समझ में आया कि इंडियन, और ये लड़ाई जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, अगर आप देखा जाए तो अगर गलत ना लगे तो आपको एक बात बता दूं, बहुत कोई सिर्फ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलता है, लेकिन बहुत ऐसा हिस्टोरियन है जो बोलते नहीं, ये कोई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि सब अपना मर्जी से लड़ाई करते थे, अपना मतलब की लड़ाई किए थे, और ये समझ लीजिए एक तरीका धार्मिक लड़ाई था। मैं उस पर नहीं जाता हूँ क्योंकि वो फिर हिस्ट्री का पार्ट है, कौन हिस्टोरियन क्या बोला। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 1857 में बेसिकली जो लड़ाई हुआ था वो धर्म का ही लेके हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीस काटे जो पीक और गांव का चर्बी से बना हुआ था, और भी बहुत ऐसा कानून जो ब्रिटिशर्स लाए थे जिससे हिंदू और मुसलमान और भी बहुत सारे धर्म के लोग नाखुश थे। तो इसका वजह से लड़ाई हुआ, और तब जाकर ब्रिटिशर्स को समझ में आया भाई इंडिया को हम लोग को लूट लो कोई परवाह नहीं है, लेकिन इंडियन लोग बहुत ज्यादा आस्थावादी है और धार्मिक लोग हैं, इन लोग को मार देंगे, काट देंगे, प्रॉपर्टी लूट लेंगे, इन लोग को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोग धर्म पे हम लोग को अटैक करना नहीं है, ये इन लोग को बर्दाश्त नहीं है। तो इन लोग क्या किए ब्रिटिशर्स लोग, यही पॉलिसी लाए कि हम लोग को इंटरफेरेंस नहीं करना है पर्सनल लॉ पे। क्रिमिनल लॉ पे तो उन लोग पूरा इंटरफेरेंस करते थे, और देश आजाद होने में और 100 साल लग गया, 90 साल समझ लिए 1947, लेकिन उन लोग कभी भी पर्सनल लॉ पे इंटरफेरेंस नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया एक धार्मिक कंट्री और मल्टी एथनिक कंट्री, यहाँ पर हम लोग नहीं इंटरफेयर करेंगे। तो उन लोग आके लेट एज सी छोड़ दिए कि जो तुम्हारा जो पर्सनल मैटर है वो तुम अपना धर्म के हिसाब से चलाओ, क्रिमिनल मैटर हमारे हाथ पे दे दो। तो इसी के लिए ब्रिटिशर्स लोग जो थे ज्यादा इंटरफेरेंस धार्मिक मामलों में, यानी कि जो रिलीजियस मैटर्स की शादी, डाइवोर्स, ये सब पे ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं किए, अपना धर्म के हिसाब से सब चल रहा था। लेकिन फिर अब मैं बता दूं कि फिर क्रिश्चियंस, पारसी, ज्यूज, इसके ऊपर भी एक एक्ट है जिसे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 कहा जाता है। ये इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है ये क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज लोग का मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब करता है, कैसे करके उन लोग ये सब अपना मैटर को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्रिश्चियन वुमेन को शेयर मिलेगा, जो उसका बच्चा अगर है और उसका रिलेटिव्स अगर है तो उसको भी अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा से मिलेगा। फिर अगर कोई पारसी विडो है, मतलब कोई पारसी औरत जो विडो हो गई, उसका हस्बैंड मर चुका है,
उसे इक्वल शेयर मिलेगा अपने बच्चों को। और अगर जो आदमी मरा है उसका माँ बाप अगर जिंदा है तो उसका बच्चों को जितना प्रॉपर्टी मिला है उसका आधा उसका जिंदा माँ बाप को चले जाएगा। ये पारसी लोग इस हिसाब से इन लोग का पर्सनल मैटर डिसाइड है इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925। देखिए जो इसको अपोज कर रहे हैं उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि इंडिया एक रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो यहाँ पर एक कानून लागू कर देने से किस तरीके से आप कानून को लागू करिएगा, किस तरीके से आप डिफाइन करिएगा, ये चीज सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इंडिया में मल्टी रिलीजियन हर किसी का अपना एक कस्टम है, ट्रेडिशन है, अपना पर्सनल लॉ है। और क्रिटिक्स जो है वो ये भी कहते हैं ये जो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एक इंडिविजुअल का जो रिलीजन है उसको खतरा में डाल देता है, उसका जो पर्सनल मैटर है उसको खतरा में डाल देता है। क्योंकि उसे फिर अपना कस्टम उसे छोड़ना पड़ेगा और वो समझ लीजिए वो अपना कस्टम से और अपना जो पर्सनल मैटर है, अपना जो रिलीजन है उससे दूर हो जाएगा। और जो कल्चरल फैब्रिक जो हमारे देश में बना हुआ है डाइवर्सिफाई कंट्री है वो डाइवर्सिफाई कंट्री नहीं रहेगा। क्योंकि लोगों का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो लोगों से छीना जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से। ये क्रिटिक्स लोग ये दलील देते हैं। फिर क्रिटिक्स लोग जो है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपोनेंट है जो अपोज कर रहे हैं वो ये भी बोलते हैं कि इससे जो है माइनॉरिटी राइट्स का जो प्रोटेक्शन है ये भी छीना जाएगा। जो मेन कंसर्न है जो माइनॉरिटी जो ये भी क्या है बहुत बड़ा कंसर्न मैटर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन लोगों का जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसे भी खतरा हो जाएगा। तो अगर हम लोग को एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी अगर इंडिया को बनाए रखना है और इंडिया को मल्टी इथनिक मल्टी डाइवर्सिफाइड कंट्री और एक सेकुलर कंट्री बनाए रखना है तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से दूर रहना। तो ये तो क्रिटिक्स लोग मानते हैं। देखिए जो चाहे वो अपोज जो कर रहे हैं या जो लाने मांग रहे सब का सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज वोट बैंक से लिंक है। जो अपोज कर रहे हैं उनका भी अपना मकसद है, जो ला रहे उनका भी अपना मकसद है, सब कुछ आपको जाकर वोट बैंक से जुड़ जाता है। जो इसका सपोर्ट करते हैं वो ये बोलते हैं उनका क्या दलील है यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जेंडर इक्वालिटी हो जाएगा। मतलब वुमेन लोग को दिन से जो दबाया जा रहा है उस उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल राइट्स मिलेगा। उन लोगों का मानना है कि जो रिलीजियस में जो पर्सनल लॉ में जो खामियां है जिससे औरत लोग को इनइक्वालिटी मिलता है उससे औरत लोग को इनइक्वालिटी मिलना दूर हो जाएगा और औरतों को भी इक्वालिटी मिलना शुरू हो जाएगा। उन लोग बोलते हैं जो सपोर्ट करते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर कॉमन कोड आने से इक्वल राइट्स मिलेगा शादी में, डाइवोर्स में, इनहेरिटेंस में, मेंटेनेंस में, चाहे मर्द औरत हो सबको और किसी भी तरफ से जो बिलोंग करते हैं उन लोग सब कोई अपना शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस एक कानून के हिसाब से करेंगे तो उन लोग का जो इनइक्वालिटी वो नहीं रहेगा। लेकिन जो अपोनेंट है वो ये बोलते हैं अगर हमें जेंडर इक्वालिटी देना है तो हम लोग बिना यूसीसी लाकर एग्जिस्टिंग जो पर्सनल लॉ है उसमें ही हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके हमें उसमें ही हम लोग सुधार लाकर कर सकते हैं। उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है। फिर एक दूसरा इम्पोर्टेंट मैटर जो है जो सपोर्टर है वो ये कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम लोग को एक यूनियन, वन नेशन, वन लैंग्वेज बनाना है और वन कंट्री बनाना है, वन पीपल बनाना है तो ये इम्पोर्टेंट यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन। अगर हमें सब लोगों को एक जैसा बनाना है तो उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये मतलब सुनिए एक सबसे इम्पोर्टेंट वेपन मतलब नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सपोर्ट है वो ये बोलते हैं अगर आपको नेशनल इंटीग्रेशन करना सब लोगों को वन नेशन और वन पीपल का भावना जताना है तब के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कंपलसरी है। वो ये बोलते हैं कि इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर यूनिटी का भावना प्रमोट होगा। डाइवर्ट होने के साथ साथ उन लोग जब एक नियम कानून आ जाए तो उन लोग उस हिसाब से चलेंगे तो उन लोगों के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन जो और भी लोग हैं ये बोलते हैं कि ये इतना आसान मामला नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है क्योंकि इंडिया का कस्टम, कल्चर, रिलीजन सब अलग अलग है। इतना आसान नहीं है कि आप इसे एक कानून के तहत और सब लोगों को एक जैसा बना दें। अब आप लोगों का क्या राय है आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। और रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इस पर जब और कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। और आप क्या सोचते हैं कि क्या सही में से बनाना बेनिफिट होगा? अगर आता है तो मैं इतना बता दूं कि इसमें बहुत सारा ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो एक जैसा कानून बन जाएगा। मैं जाते जाते आप लोग थोड़ा सा गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में बता के चले जाता हूँ। उतना डिटेल तो बताने का टाइम नहीं है। मैं इतना बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है लेकिन पूरा तरीका से यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में बोला जाता है अप्लाई है लेकिन वहाँ पर अगर सब कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी हो अगर शादी करता है सबको एक लॉ को मानना पड़ता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या पारसी हो, सिख हो, जो भी अगर इन लोग बाइगेमी करते हैं यानी कि एक से ज्यादा शादी करते हैं तो उन लोग को जेल है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से उनको सजा मिलेगा, कानून तोड़ने का ज्यादा सजा मिलेगा। लेकिन अगर वही हिंदू है अगर उसका कोई बच्चा नहीं हुआ, औलाद नहीं हुआ, अगर कोई बच्चा नहीं हुआ है तो वो बच्चा ना होने के लिए वो दूसरा शादी कर सकते, उसे कुछ सजा नहीं होगा। तो ये तो आपका जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है गोवा ये चीज मेंशन वहाँ पर है। अब ये क्यों सब पर अप्लाई नहीं है, क्या नहीं है, ये आपको पर है। आप अगर बोलिएगा तो जो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो ला दूंगा कि उधर पर कौन सा कानून है,
क्योंकि ये सब पॉलिटी का मैटर है। मैं तो बस एक जाते जाते पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं है कि सब धर्म के ऊपर हर चीज अप्लाई होगा। वो डिपेंड करता है सरकार किसको क्या फेवर देना चाहती है, क्या उन लोगों का मंशा है, ये सब डिपेंड करता है। वो तो जब ड्राफ्ट आएगा वो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सरकार किसको फेवर कर रही है और किसका अगेंस्ट में। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और भी कुछ डेवलपमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड होता है तो मैं उस पर भी एक वीडियो लाता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।